अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। आज एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई, स्टक इन अ लूप हम कह सकते हैं। मार्केट के अंदर एक पोजीशंस देखी गई। फाइनली एक न्यूट्रल बिहेवियर था इन्वेस्टर्स की जानिब से। आज हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑफलोड पोजीशंस भी देखी गई, क्योंकि कल के दिन गैजेटेड हॉलीडे है, 23 मार्च रेजोल्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कल के दिन की एक हॉलीडे की होने की वजह से आज के दिन थोड़ा सा ऑफलोड भी इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अगर बात की जाए कॉशियसनेस की, तो आज थोड़ा सा एक फ्रजाइल नहीं बल्कि एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर देखा गया फाइनली। और यही वजह है कि आज के दिन हम रेंज बाउंड सिचुएशन में दिखाई दिए, क्योंकि हमने ज्यादातर नेगेटिव पोजीशंस नहीं ली बल्कि एक फ्लैटेंड पोजीशन में जो है वो आज होल्ड करते हुए दिखाई दिए। तो ये तो आज के स्टॉक्स की बात थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स की कॉशियसनेस की, तो वो भी हम कह सकते हैं उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वेंसडे के दिन से जो है वो यानी कि थर्सडे के दिन से मार्केट जो है वो काफी हद तक अपनी पोजीशंस को दोबारा कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओआईसी की, तो ओआईसी की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में। आज से इसका आगाज हो चुका है और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी एक कॉपरेशन है और वो कॉपरेशन पाकिस्तान के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुनक्किद की गई है। पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है, इस्लामिक कंट्रीज की जानिब से एक यूनिटी का पैगाम है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट का भी पैगाम दिया जा रहा है कि ये इस्लामिक ममालिक जो है वो सारे के सारे यकजहती का इजहार करते हुए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इट मीन्स कि यहाँ से जो है वो कुछ अच्छा होने वाला है और ये ऐसी कौम है जो कि पीस चाहती है, अमन चाहती है। तो ये पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को। तो ऑब्वियसली ऐसी सूरत हाल जबकि यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, तो ये इट सेल्फ एक बहुत ही अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और तमाम इस्लामिक कंट्रीज के लिए भी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,230.22 के लेवल पर। हायर साइड जो मार्केट गई 43,398.44, लोअर वाज 43,164.20 एंड फाइनली क्लोजर 43,203.79। एक फ्लैटेंड सिचुएशन है। आप ओपनिंग साइड से और इंट्राडे हाई और फिर क्लोजर साइड देख सकते हैं। 300 के टोटल स्पैन में मार्केट ने आज ट्रेड किया है। 26.43 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 138.23 बिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में पॉजिटिव चेंज देखा गया 13.43 बिलियन शेयर्स एंड वैल्यू इज गुड। आज के दिन हम कह सकते हैं एक अच्छी वैल्यू देखी गई 5 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी। इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.2 के इजाफे के साथ। 30.07 पे क्लोजर। 15.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीपीएलपी राइट शेयर्स 0.5 का इजाफा देखा गया। 17.88 पे क्लोजर रहा। 8.38 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली पेल अगेन राइट शेयर 0.09 का गेन देखा गया। 1 पे क्लोजर रहा। 7.35 का कारोबार रहा। ओवरऑल आज के दिन भी पेनी स्टॉक्स एंड खासकर जो फ्यूचर्स का काम है वो ज्यादातर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के दिन हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से। ओवरऑल एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देखा जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीए की अट्रैक्शन और ओवरऑल बिजनेस सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पॉलिसीज की मद में हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हो या शॉर्ट टर्म मेजर्स हो। तो वो आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ बिग इंडस्ट्रीज के लिए जो इंसेंटिव दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जितने ज्यादा हम कह सकते हैं कि काम किया जा रहा है, जितनी कोशिशें की जा रही है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, उन पे भी बात करेंगे। और साथ साथ ग्रोथ, एक्सपेंशंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस। ओवरऑल पाकिस्तान में जब पॉलिसीज आती हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी को बहुत जो है वो मैटर किया जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी को इसलिए भी मैटर किया जाता है कि पॉलिसीज आती हैं लेकिन काफी हद तक वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो बीच पे जो है वो रुक जाती हैं। तो आज के दिन हम वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिलाल अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और फारूक अफजल साहब से जो है वो मैं चाहूंगी कि शुरू करें। फारूक साहब,
बिजनेस की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक क्रॉनिकल चीज़ चल रही है हमारे पास, जो OIC का इजलास आज से स्टार्ट हुआ है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड कोऑपरेशन, जो एक हम कह सकते हैं कि देखी जा रही है और पूरी दुनिया को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे नियर फ्यूचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो OIC कॉन्फ्रेंस अभी हो रही है तमाम वज़राए ख़ारजा की, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आफ्टर तकरीबन 47 ईयर्स के बाद जाकर पाकिस्तान में ये एक सारे 57 मुल्कों के जो इस्लामिक जो वज़राए ख़ारजा उनके नुमाइंदे जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त आए हुए हैं, और डिफरेंट जो उसमें बेसिकली उनका जो एजेंडा है उसमें कश्मीर का एजेंडा है, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है इस वक्त, उसके अलावा जो इस्लामोफोबिया है, फिर उनके ज़ाहिर बात है कि जितने भी आप समझे कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया की वजह से जो ब्लॉक्स बन गए हैं, चीज़ें हो रही हैं, आइंदा आने वाले हालात जो हैं वो सारे इस एजेंडा में शामिल हैं। और लेकिन इसमें जो एक चीज़ की कमी मैं महसूस करता हूँ वो है ट्रेड की, कि तिजारत के हवाले से हमें चाहिए कि जो इस्लामी ममालिक हैं सारे, वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, अगर उसको भी बढ़ाने की बात करें, क्योंकि तिजारत तो हो रही है हमारी, लेकिन उस लेवल की नहीं, जैसे कहना चाहिए कि हमारी आपस में तिजारत बहुत ज़्यादा है। तो हमें मैं समझता हूँ कि इन अफ़गानिस्तान के इशू, कश्मीर का इशू, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस वक्त देखें पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर ने उसके जितने भी जो उसका जो एक था असर, वो उसको पीछे कर दिया इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त यूरोपियन कम्युनिटी या US या दूसरे मुल्क जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को सब भूल गए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है, आपको पता है पैसे उनके पास नहीं है, हालत वहाँ बहुत ख़राब है, इकनॉमी की हर लिहाज से वहाँ ख़राब है। और कश्मीर का मसला चला आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में जो भी फैसले होंगे वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखेंगे वर्ल्ड ओवर, क्योंकि जो भी फैसले करेंगे यकीनन एक इनमें यूनिटी नज़र आएगी और ऐसा एक बयान जाएगा, एक ऐसा एक मैसेज जाएगा दुनिया को भी कि हम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी हम अपने अपने जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर हम इकट्ठे हैं। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि बातों की हद तक ही नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली भी आगे इनको लेके उसको चलना चाहिए। तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और ये पाकिस्तान का इमेज इसने बहुत बढ़ाया है, और उन लोगों को भी इल्म हुआ कि जो लोग पाकिस्तान को शायद इतना ना जानते होंगे, और उनको जब ये पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होगी उससे ये पाकिस्तान का इमेज और बेहतर होगा। तो ये बड़ी अच्छी काविश है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त। काविश तो है सर, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी मुनक्किद हुआ है, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ट्रेड आपने कहा मिसिंग है, तो बिजनेस की बात कब करेंगे? इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के बारे में कब सोचेंगे? ये भी प्लीज एक क्वेश्चन है जिसको हाईलाइट करना जरूरी है। असल में देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक उस तरीके से इनमें यूनिटी नहीं है, उस तरीके से नहीं है जिस तरीके होनी चाहिए। अब इसको मजीद तभी बेहतर कर सकते हैं जब हम फाइनेंशियल गोल्स एक दूसरे का सेट करेंगे। देखिए जो इकोनॉमिक गोल्स हैं आजकल दुनिया सारी इस वक्त जो है वो माशियत के ऊपर ही तवज्जो देती है, और उसी वजह से उनके जो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं उस वजह से उनकी जो बाइंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अगर इस एजेंडे में शामिल नहीं है तो हमें एक ऐसा ब्लॉक ज़रूर बनाना चाहिए तिजारत का, क्योंकि अरब मुल्कों में और पाकिस्तान, हम उनको बहुत बड़ा एक अच्छा सप्लायर बन के, पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी रिसोर्सेज दी हुई हैं, ठीक है, ना सिर्फ टेक्सटाइल्स हैं, आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, डेयरीज हैं, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी रेकोडिक के हवाले से। जी रेकोडिक, अब देखिए हमारा जो अब देखिए जो हुआ एग्रीमेंट वो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि देखिए दोनों पार्टनरशिप होगी, 50-50 की पार्टनरशिप भी हो गई है, और $10 बिलियन भी हमको इन्वेस्टमेंट भी आएगा यहाँ पर। तो ये मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इस वक्त इन मसाइल के अलावा आप अपने इकोनॉमिक गोल्स भी सेट करें एक दूसरे ममालिक के साथ, ताकि बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। राइट चले जी, डॉक्टर बिलाल साहब आपसे बात करते हैं। एक हम कह सकते हैं एक थैमेटिक कॉन्फ्रेंस है, एक फोकस जो है वो एक व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हैं। क्या समझते हैं सर, इकोनॉमी की बात कब होगी? और जैसे कि अफजल साहब ने कहा कि ओवरऑल जो है वो चीज़ें जो हैं अभी तक जो है इस्लामिक यूनिटी तो है मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिटी नहीं दिखाई दे रही, तो उसके ऊपर भी प्लीज़ बताइए। देखिए आइडियली तो ये होना चाहिए कि अगर मैं मुसलमान हूँ और इस्लामी किसी कंट्री का बाशिंदा हूँ तो जो 52 या 55 जो मुल्क हैं उन सब के वीज़े मेरे लिए खुले हुए हों। आइडियली तो ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं हो पा रहा तो हमें कम से कम कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि मैं बगैर वीज़े के ऑन अराइवल बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में चला जाऊँ और वहाँ जाके अपना कारोबार कर सकूँ, या फिर कोई ट्रेड पासपोर्ट। जी ट्रेड पासपोर्ट हो, इसको आसान बनाएं।
देखिए, मैं बतौर पाकिस्तानी या इवन एक कोई इस्लामिक कंट्री का जो वहाँ का बंदा पाकिस्तान आने के लिए हमें यूरोप की एग्जाम्पल ले लेनी चाहिए। हम ये देखें, ठीक है, उनकी अपने कुछ इश्यूज हैं, हमारे कुछ अपने इश्यूज हैं, लाइक डिसलाइक्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक है जिसके अंदर 52 मुल्क हैं और 52 मुल्कों के पास तकरीबन 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हमें आपस के अंदर ही इंपोर्ट कर लेना चाहिए, आपस के अंदर ही एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो एक मुश्किल सब्जेक्ट है, उससे पहले हमें एक दूसरे के लिए अपने बॉर्डर और वीज़े की पॉलिसी नरम करनी होगी। और मुझे ये मानना होगा कि जो अफगानिस्तान का जो बाशिंदा है और जो मेरा इंडोनेशिया का बाशिंदा है और जो मेरा पाकिस्तान का बाशिंदा है और जो मेरा ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और बाकू में रहने वाले बाशिंदे हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिल सकें, हारमोनी हो, कल्चरल हारमोनी हमें लीड करवाएगी। दूसरा, हमारे पास एक बहुत बड़ा कल्चरल विरसा भी अवेलेबल है। ट्रेड तो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरा वो कल्चरल विरसा भी है। सऊदी अरब के पास है, अरब वर्ल्ड है, यहाँ पे अफ्रीका के अंदर है, हर कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लामिक कंट्री है। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के साथ, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और एक्सचेंज ऑफ कल्चर की भी ज़रूरत है, जो नहीं हो पाई है। अच्छा, कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर बड़े बड़े इदारे भी नहीं खड़े किए गए। हमने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई, हमने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन ऑफिस नहीं बनाए, टेक्नोलॉजी की हमने फर्म्स नहीं बनाई। जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी पीछे है। जैसे हमारे पास जो बड़े जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, उनके अगेंस्ट 52 इस्लामी मुल्कों को चाहिए या हम सब मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें कि हमारा अपने सर्वर्स हों, अपने हमारे ऐप्स हों। और जो आबादी के लिहाज से देखें तो हम तकरीबन 1.25 अरब के करीब हम आबादी हैं। इस तरीके से अपने ऐप्स हो, अपने सर्वर्स हो, तो हम ऐसे आइसोलेट होके तो नहीं बैठ सकते ना कि अपनी सारी चीजें बना ली और उस मार्केट में नहीं है। नहीं, ये हमारे प्रोडक्ट होंगे ना, ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। ये इसका मतलब हर किसी नहीं होगा। लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। हाँ, तो ये वो फ्यूचर प्लान हैं, जो ये वो बड़े गोल्स हैं जो OIC के हदाफ के अंदर शामिल होने चाहिए। और पाकिस्तान ने जो होस्टिंग की है इस कॉन्फ्रेंस की, ये तो अमेजिंग है हमारे लिए। ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को शो करता है, ये हमारे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोटेंशियल को शो करता है, ये हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है, ये हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को शो करता है, ये हमारा होस्टिंग का मैकेनिज्म बताता है कि वी आर अ यंग नेशन, वी आर अ इमर्जिंग नेशन। और हम ऐसे, यानी कि जो आम तासुर जो ग्लोबली बताया जाता है पाकिस्तान का, ऐसा हरगिज नहीं है, नंबर 1। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जबकि 2 मुल्कों के अंदर 3-4 जगहों के ऊपर इस वक्त शदीद क्राइसिस है और हम यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी OIC के जरिए से हम डील कर रहे हैं। इट्स हाईली अप्रिशिएटेड। राइट। डॉक्टर साहब का व्यू आ गया है। फारूक साहब, ये है 23 मार्च, कल के दिन रेजोल्यूशन डे, पाकिस्तान डे मौजूद है और OIC की कॉन्फ्रेंस भी है। कल परेड में भी जो है वो काफ़ी मिनिस्टर्स जो है वो शिरकत करेंगे, हाईली जो डिग्निटरीज हैं वो भी शामिल होंगे। ये कैसा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को? देखिए, पहली बात तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो पाकिस्तान का इमेज, जैसे मैंने पहले बात की कि जो इस OIC कॉन्फ्रेंस से जो इमेज वो तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ ही है। लेकिन जब ये सारे ममालिक हमारी उस परेड में भी होंगे, देखिए ना, इस परेड में जब होंगे तो आप सोचें कि ये और कितना पॉजिटिव मैसेज जाएगा। सेकेंडली, उनको ये पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है डिफेंस में। जब आप डिस्प्ले करेंगे अपने आर्म्स, एमुनेशन, एयरप्लेन, एवरीथिंग, अपनी कैपेबिलिटीज जो भी हैं, तो उन हमारे लिए एक मार्केटिंग का ये एक बड़ा अच्छा भी एक मौका है कि उन ममालिक को हम अपनी इन चीज़ों को बेच भी सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारे जो अपना आर्म्स एमुनेशन है जिसका हम डिस्प्ले करेंगे और वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अच्छा है। तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे कल इंशाल्लाह ताला हमारा एक मार्केटिंग का एक अच्छा वो तासुर जाएगा वहाँ पर और वो लोग उसके बारे में इंटरेस्ट भी लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि ये ना सिर्फ उस परेड में जब होंगे तो उसके बाद हर उस चीज़ के बारे में बताएं जो डिफेंस में हम स्ट्रॉन्ग हैं, ताकि हम उन ममालिक को अपना वो चीज़ें बेच सकें। राइट, चलें जी, OIC के हवाले से बात की, लेकिन फारूक साहब मैं चाहती हूँ कि अब बिजनेसेस के हवाले से बात हो। पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल में हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ OIC की कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ एक गुड न्यूज़ आती है रेकोटिक के हवाले से, लेकिन अनसर्टनिटी इन पॉलिटिकल सिचुएशन ये भी देखी जा रही है और पॉलिटिकल नॉइज़ जो है वो डे बाई डे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिजनेसेस और जो एक थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट है, इसको कैसे आप जो है वो कमेंट करेंगे, कैसे इसको समराइज करेंगे? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ अदम एतमाद की चल रही है। हाँ। जैसे भी उसके अंदर है और उससे एक अनसर्टेनिटी हो चुकी हुई है, ठीक है ना। ओवरऑल बिजनेस में लोग वेट एंड सी वाली बात कर रहे हैं कि देखें जी आने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जब भी बनी है वो हमेशा शॉर्ट टर्म हुई है। जब लॉन्ग टर्म बनती हैं तो अगली आने वाली हुकूमत क्या करती है, उसको साफ करती है, बोलती हम बनाएंगे पॉलिसी, ठीक है।
हमारे यहाँ सबको क्रेडिट चाहिए। सबको क्रेडिट चाहिए। अब ये हमें मुल्क का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि अगर हम कलेक्टिवली किसी एक पॉलिसी पे मुत्तहद हो जाए, कम से कम उस पर इत्तेहाद कर लें और कंसेंसस डेवलप कर लें कि भाई ये मुल्क के लिए बेहतर है, जो भी गवर्नमेंट आएगी इसको लेके चलेगी। हमें देखना ये कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बेहतर हो सकती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होगी तो डेफिनेटली लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, हर चीज़ बेहतर होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ बनती हैं, अब मैं आपको बताऊं कि अगर 1 मिनट और दें मुझे बोलने का, उसमें लास्ट से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक टेक्सटाइल की पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, 2015 में उसको लागू किया था। 3 साल के लिए बनी थी वो। आप यकीन जानिए वो 3 साल 2018 तक पता नहीं चला कि वो पॉलिसी क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करना था, ऐसी क्या चीज थी, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हुआ था उस पॉलिसी से? इम्प्लीमेंट नहीं हुई ना। फायदा जब होता है जब कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें आप, तो वो जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, तो वो उसी के हाथ में ही था इम्प्लीमेंटेशन। तो नहीं हुआ ना इम्प्लीमेंटेशन। वो देखिए हम ड्राइंग रूम में क्रेडिट लेने के लिए, बातें करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब काम कर लेते हैं कि देखिए जी हमने ये पॉलिसी दे दी, लेकिन ये नहीं बताया जाता। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि फैसलाबाद की जो तमाम इंडस्ट्रीज थी जी, वो बिल्कुल ठप होके रह गई थी। exactly. और बिल्कुल बंद हो गई ये थी, अभी उठी shutdown हो गई हैं, ये थी। अभी उठी हैं, आप देखिए अभी उठी हैं 2018 के बाद, 19 के स्टार्ट में। और हमारी एक्सपोर्ट घट के $5 बिलियन हमारी पिछली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट घट गई थी। हमारी 2013 में $25.72 बिलियन थी, वो घट के $19.40 बिलियन पे आ गई थी हमारी एक्सपोर्ट 2018 में। तो बजाय एक्सपोर्ट बढ़ने के हमारी एक्सपोर्ट तो घट गई थी। तो वो तवज्जो नहीं होती, पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है, और जब बनाई जाती है तो वो ये नहीं देखते कि हमारा जो कंपटीटर है साथ वाला मुल्क, उसकी ऐसी क्या पॉलिसीज हैं कि जो वो बेहतर कर रहे हैं, हम बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हम उसको काउंटर कैसे करें। हमें अपने कंपटीटर को काउंटर करने के लिए वैसी पॉलिसीज, कंडीसिव एनवायरनमेंट वो देना पड़ेगा ताकि हम उनसे आगे जा सकें। लेकिन वो पॉलिसी ऐसी नहीं बनाते हम लोग खुद अपने हिसाब से कट पेस्ट करते हैं कंप्यूटर पे और बना के हम पॉलिसी पेश कर देते हैं। हमारा कोई अपना होमवर्क नहीं होता, हमारी कोई रिसर्च नहीं होती कि इंडिया क्या कर रहा है ट्रेड पॉलिसीज में, बांग्लादेश क्या कर रहा है। अपनी मुल्क के मफादात को अव्वलीन रखकर खुददारी के साथ, इज्जत के साथ, क्योंकि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क किसी से दूसरे मुल्क से कम नहीं है। अगर हम चाहें, अगर हम मुत्तहिद होकर रहें और जात के लिए नहीं मुल्क के लिए फैसले करें, तो इस मुल्क में बड़ी कुव्वत है कि हम दुनिया के अंदर इज्जत से देखे भी जा सकते हैं और खुददारी और हकीकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं बगैर किसी के साथ झगड़ा किए, लड़ाई किए। दूसरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है जो बदकिस्मती से हमने देखा, जहां दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला भी कहा गया, दहशतगर्दी का मरकज भी करार दिया गया, जहां पर यह भी कहा गया कि इनके हुक्मरान जो हैं वो अपने अवाम से झूठ बोलते हैं, जहां यह कहा गया कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो कॉम्प्रोमाइज यानी वो जिनके मुफादात मुल्क से बाहर रखे हुए हों, वो खुददारी के साथ अपने मुल्क की क़यादत नहीं कर सकते, अपने मुल्क का मुकदमा नहीं लड़ सकते। और उसी विजन का ये टकराव है। हमारा मानना कल भी यही था, हमारा मानना आज भी यही है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को इस जद्दोजहद के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। इंशाअल्लाह आज मुझे वो टीवी के जरिए पता चला है कि हमारे एक साथी अहमद हुसैन डेहर, जिनका नाम पहले कुछ चल रहा था, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एक बयान आया है और मुझे यकीन है कि और भी जो साथी हैं उनके भी ऐसे ही बयान आएंगे हमें आगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। लेकिन उससे पहले सारे पाकिस्तान को इमरान खान की तरफ से एक दफा फिर पैगाम देता हूं और कॉल करता हूं। और ये आज जो I-10 मरकज में कैंप लगा है, सारे इस्लामाबाद में इसी तरीके से कैंप लग रहे हैं। इसी तरीके से सारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुहिम का आगाज हो चुका है। ऐसी सूरत हाल है, अली वान साहब, अब हमारा वो चीता जबरान इलियास, वो शिकागो से उसे रहा नहीं गया, वो फ्लाई करके पाकिस्तान पहुंच गए। और मुझे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं।
इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। आपको जितने भी लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा हो जहां अवाम के पैसे की अमानत में खयानत करने की किसी को हिम्मत भी ना हो, ऐसा पाकिस्तान हो जहां की सियासत हराम के पैसे से पाक हो, ऐसा मुल्क हो जो खुददार हो, जो हकीकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हो। वो तमाम लोग जो हैं उनको हम दावत देते हैं कि आएँ और अपना पैगाम न सिर्फ बाकी सारे पाकिस्तान को पहुँचाएँ। याद रखें उस दिन दुनिया देख रही होगी, उस दिन तमाम दुनिया का मीडिया की नज़रें लगी हुई होंगी परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के ऊपर। वो देखना चाहेंगे कि क्या इस मुल्क के लोग एक गयूर बहादुर लीडर के साथ खड़े होने को तैयार हैं और दुनिया को पैगाम देने को तैयार हैं कि पाकिस्तान आइंदा कभी भी अपने मुल्क की मुफादात के अलावा कोई फैसला नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होगी 27 को। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम जात से बालातर होकर फैसले करें तो हम किसी से कम नहीं हैं। फख्र है इमरान खान ने मुसलमानों का मुकद्दमा लड़ा और दलेरी के साथ आवाज़ बुलंद की। वोटिंग में इंशाअल्लाह इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को परेड ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। बात भी रहे क्योंकि लिमिटेशन इतने, मसाइल इतने, तो अब करना होगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। हुकूमत कर रही है तो इन दो सेक्टर के अंदर हुकूमत को स्पेशल तवज्जो दे के आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए और इससे ट्रेड एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब आप इसका एक और एंगल भी है, हमारे पास एक्सिस यूथ भी अवेलेबल है। 12.5 करोड़ यूथ हमारे पास अवेलेबल है। वो 12.5 करोड़ हम पाकिस्तान में खपा भी नहीं सकते, हम नहीं खपा सकते। बिल्कुल। उसका दूसरा तरीकेकार ये हुआ कि आप इनकी स्किल बढ़ा दें और इनको पाकिस्तान से बाहर जो वो कंट्रीज जहाँ पे स्किल लेबर की डिमांड भी है और जहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बनी हुई है, इस वक्त तकरीबन 12-15 ऐसे वेस्ट के अंदर कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है और हम पाकिस्तानी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हार्ड वर्कर हैं और हमारे अंदर एनर्जी भी है काम करने की। आप हर साल एक अच्छी रकम, एक अच्छी तादाद में नौजवान पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं। वो रेमिटेंसेस भेजेंगे जो वियतनाम ने किया है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री भी लगाई है, लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। बांग्लादेश ने किया है, इंडिया ने किया है और फिलीपीन की तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ही है। तो ये कंट्रीज हमारे पास एक्सेस ह्यूमन कैपिटल भी। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसको वो सर से उसको निकाल के भर पे, ऐसा मैं हरगिज नहीं कह रहा। ये एक्सेस ह्यूमन कैपिटल जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होगा और कुछ पाकिस्तान से बाहर भी जाएगा और इससे हम रेमिटेंसेस भी ले सकते हैं। तो यूं हम जो हमारा जो ये भी तो ट्रेड कहलाएगा ना। ह्यूमन भी तो एक आउटपुट है, ह्यूमन भी तो एक प्रोडक्ट है, नेचर की आउटपुट है, लेकिन एक पाकिस्तानी एक आउटपुट है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है। फारूक साहब, देयर इज नो वे टू रेस्ट। हमें रेस्ट करने की ज़रा भी इजाज़त नहीं है, खासकर गवर्नमेंट को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि यहाँ पे हर जगह हम फोकस नहीं हो सकते। अगर इस गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो वो हर जगह फोकस नहीं होती, लेकिन ऐसे इदारे मौजूद हैं, जैसे टडैप की बात कर ली जाए, जैसे डिफरेंट और भी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की मौजूद हैं जो कि अपना काम कर सकती हैं। तो क्या उनमें कोई लैकिंग पाई जाती है जिसकी वजह से हमें ये ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? एक बंदे के बकअप या मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा जब तक पूरी कौम मोटिवेटेड ना हो। देखिए, इसमें बात यह है कि जैसे हम पहले पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे ना, अब हमें इस किस्म का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, कंड्यूसिव पॉलिसीज़ बनानी है जी। कि देखिए, TDAP अकेला एक अदारा है ना, उसका काम सिर्फ एग्जीबिशंस कराना है। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ना, उनको इनिशिएटिव लेना होगा। देखिए, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज़ बना सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट खुद काम नहीं करेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो उसका काम है बेहतर पॉलिसीज़ बनाना। जैसे कंस्ट्रक्शन को हमने एमनेस्टी दी कि जी आप लगाइए, हम आपसे नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया। मैं शुरू से जिस दिन उन्होंने किया, मैंने कहा ये पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ के लिए एमनेस्टी दे दो 5 साल के लिए कि आप जब इंडस्ट्री लगाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री लगाओ, हम आपसे नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, इंडस्ट्री लगाओ यहाँ पर। अच्छा, उससे क्या होगा कि एक तो जितना पैसा जिन्होंने लगाया, चाहे कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो टेक्सटाइल की लगाए, कुछ भी लगाए, आप ना पूछें, में तो आ जाएगा आप ना, हाँ एग्जैक्टली, जब वो आएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जब बिल्कुल, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी 5 साल बाद वो टैक्स के नेट में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। आप बेतहाशा। एग्जैक्टली, और जो एम्प्लॉय होगा वो अच्छी अगर सैलरी भी ले रहा होगा तो उसको भी टैक्स भी दे रहा होगा। क्योंकि आपने स्टार्ट में एमनेस्टी तो दी ही है ना। एग्जैक्टली, तो आप इससे पूरी बेहतर है इंडस्ट्री आप- के लिए कर रहे हैं आप इसको, बिल्कुल। ताकि पाकिस्तानी हर बिजनेसमैन जो है वो उससे फायदा उठाए, जिसने दूसरी तरह के पैसे बना रखे हैं वो लेकर इंडस्ट्री लगाए वो, ताकि उससे पैसे का पूछा ना जाए और वो व्हाइट मनी हो जाएगी उसकी, तो जैसे भी इस कमाया। तरीके से वो डिस्करेज भी तो होते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, वो बोलते हैं कि आप इनको क्यों फैसिलिटेट नहीं देखिए, अगर टैक्स पेयर जो है, हमारा एक और मसला भी है, देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी बिजनेस कम्युनिटी में बहुत चंद लोग हैं जो पूरा टैक्स देते हैं। आई एम सॉरी, आई एम आल्सो बिजनेसमैन, बट द थिंग इज कि हर बंदा टैक्स को You are paying एवेशन tax. करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो हमने एक्सपोर्ट का में हूँ, business management नहीं का हम तो पूछते एक्सपोर्ट में है चलो। ना, तो हमारा जी। तो एट सोर्स कट ही जाता है, Exactly. और फिर हम देते भी हैं। ठीक है, बात यह है कि हमारे यहाँ अच्छा पहली चीज ये है कि इस्लामी रूल से इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए। आप वेल्थ टैक्स लगाओ, जिसकी कितनी वेल्थ है, ठीक है। इनकम पे टैक्स तो इस्लाम में भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपके जो अखराजात हैं, मिनहा करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी जो वेल्थ है ना उस पे टैक्स होना चाहिए। आपकी कितनी वेल्थ है वो काउंट की जाए और उसके ऊपर आपका टैक्स होना चाहिए। और जब वो टैक्स लगाएंगे आप देखेंगे कि सारी सूरत हाल बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। हमें देखिए, आपको जो यूथ की बात हो रही है, हमारे यहाँ पहले तो कैपेसिटीज बढ़ानी है। हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही? हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटीज है, लिमिटेड इंडस्ट्री हमारे पास है। अभी और हमने जब पूरी कैपेसिटी जान बढ़ेगी मार के भी अगर एक्सपोर्ट कुछ किए भी तो कर लें। कितने नंबर्स 30 तकरीबन जो है आप वो नहीं मिले। बढ़ सकते। पहले कैपेसिटीज बढ़ाएं, ऐसा कंडीसिव एनवायरनमेंट देके और पॉलिसीज बना के इंडस्ट्री लगेगी। जी। फिर देन यू नीड स्किल्ड लेबर, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं ठीक ठाक, हर अदारे की लाजमी वो उसके ऊपर हो कि वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट और वो प्रैक्टिकल ज्यादा हो एग्जैक्टली। एकेडमिकली जो है वो हाँ। हो, लेकिन प्रैक्टिकली उनको तो जब वो ज़्यादा स्किल trained लेबर हो। एक्स्ट्रा होगी तो देन वी कैन एक्सपोर्ट दैट स्किल लेबर आफ्टर फुलफिलिंग आवर ओन रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्किल लेबर। ठीक है, तो हमें ये है कि दोनों चीजें देखिए, कोई एक चीज आप एक नहीं, आपको पैरेलल सारे काम करने होंगे। आपको कंडीसिव एनवायरनमेंट देना होगा इंडस्ट्री के लिए, आपको एमनेस्टी देनी होगी, लोगों को इंडस्ट्री का आपको उनको पॉलिसीज देनी होगी। ये लॉन्ग टर्म आपको करनी पड़ेगी मुल्क के लिए। आपको जब ये करेंगे, आप देखिए खुद ही लोग पैसा लगाएंगे यहाँ पर। सेकेंडली आप देखिए, Right. जितने लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आते हैं बाहर के, वो यहाँ की इंडस्ट्री से यहाँ बेच के अपना पैसा बना के बाहर बेचते हैं। हम उन पे पाबंदी लगाएं कि आप 40% एक्सपोर्ट करेंगे या जो जहाँ बनाएंगे आप, जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है। अब नेस्ले पानी है, नेस्ले पानी हमारा पानी लेके सस्ता और कितने की महंगी बोतल देता है, ठीक है, और पानी और सारा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। हमें क्या फायदा उसका हो रहा है? हमें फायदा जब यहाँ होगा पे लगे जब इंडस्ट्री। यहाँ इंडस्ट्री लगे, वो उसको पाबंद किया जाए कि एक सर्टेन परसेंटेज आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। गाड़ियों को प्लान लगे, एक साल की बुकिंग पे नहीं है, और भाई तो गाड़ियां किस लिए थोड़े बननी से है आपको? नॉर्म्स हमें सेट करना हमें पड़ेंगे, सेट थोड़े करना रूल्स पड़ेगा बनाने जी, पड़ेंगे। एग्जैक्टली। हमें बेहतर निगोशिएटर बनना पड़ेगा। जिस तरह दूसरे, आज हमारे पास थाईलैंड की गाड़ियां आ रही हैं, मलेशिया की गाड़ी, इन्हीं की टोयोटा की या दूसरी गाड़ियां, हम वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर बना- रहे हैं। हम क्यों नहीं हम बना क्यों नहीं पा एक्सपोर्ट? रहे? एग्जैक्टली। देखिए, वो पॉलिसीज के ऊपर है ना। हमारी जो निगोशिएटर्स हैं वो बेहतर निगोशिएट नहीं करते फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ। वो अपने मुल्क का इंटरेस्ट नहीं देखते, क्योंकि यहाँ को खाओ पिए हर चीज़ है, अपना किक बैक होता है उनका। वो उस किस्म की पॉलिसीज को पाकिस्तान के लिए निगोशिएट नहीं करते कि जहां पाकिस्तान ऐसे कलेक्टिवली उसके लिए बेहतर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। वो दिस इज Right. अनफॉर्चुनेट। जब कोविड के दिनों में पॉलिसीज बनाई गई थी तो वो एक फिनोमिनल पॉलिसीज थी, लेकिन उसके बाद उन पॉलिसीज के अंदर थोड़े से लूप होल्स थे जिनको फिलअप करना हमारी ड्यूटी है। और अब ऑब्वियसली हमारा काम है कि उसको निशानदेही करें उस पॉइंट्स की, और हुकूमत का काम है कि वो उन चीज़ों को जो है वो टेक ओवर करे। डॉक्टर बिलाल साहब, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आपको कुछ गुफ्तगू में शामिल होना है, तो प्लीज़ आप वो ऐड करिए। और दूसरी बात, ये एमनेस्टी की बात की है फारूक साहब ने, उन्होंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन को एमनेस्टी दी गई, इसी टाइप की कोई ऐसी एमनेस्टी तमाम इंडस्ट्रीज को दे दी जाए, तमाम सेक्टर्स को, कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगाएं, आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए, एक तो एमनेस्टी अगर आप दे भी दें तो वो एमनेस्टी लीडिंग टू दी एनवायरनमेंट है। हमें एनवायरनमेंट तो देना होगा ना। अगर एक बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आपको पोटेंशियल मनी आप देख भी रहे हैं मार्केट में पार्क होने के लिए तैयार है या आने के चांसेस हैं, तो फिर आपको वो एनवायरनमेंट भी देना होगा। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो एनवायरनमेंट भी तो हो वैसा, ROI इतने अच्छे से निकल कर आ रहे हों, आपकी टर्म्स ऑफ बिजनेसेस बहुत अच्छी हों, गवर्नेंस बहुत अच्छी हो, और पॉलिटिकली और स्टेबिलिटी चीज़ें हों, और सबसे बड़ी बात जो है वो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10-12 जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बिजनेस की फेवर में हो, तो पैसा अगर एमनेस्टी ना भी हो तब भी मार्केट में आ जाएगा। अच्छा, जो आपने जो पहले जो बात हो रही थी वो इस तरह से थी कि उसके अंदर एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा चाइना की। अच्छा, चाइना की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए फिट नहीं है। हम और चाइना बहुत यानी कि बहुत डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, इकोनॉमी डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट है, हर चीज़ अलग अलग है। लेकिन हम चाइना को एज अ
एक इंडिजीनियस केस स्टडी के तौर पे अगर आप Exactly. देखें तो उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं हम, बाकी कुछ और नहीं है। आज ये दुनिया का वाहिद इकोनॉमिक मैरिकल हुआ है कि 80 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से ऊपर आए, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से हुआ है। ये सिर्फ ट्रेड से पॉसिबल है एग्जैक्टली कि 80 करोड़, यानी कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है जनाब, 20 करोड़, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाकिस्तान उन्होंने गुर्बत से ऊपर निकाले, गुर्बत से ऊपर निकाले। तो आप इससे अंदर लगा, और वो जो पॉलिसी है उसका एक ही थंब रूल था, ट्रेड, कि हर शख्स को ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, छोटे से लेकर बड़े तक। ट्रेड की बात हो रही है तो एक तो- पुराने जमाने में चले जाएं आप, और 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत का काम किया करते थे। जी, जी, जी। तिजारत से ही आगे बढ़ना है, तिजारत से इस्लाम आगे के अंदर भी Yes, यही जी, बात है। तो जो सिल्क रोड है चाइना का, जो चाइना का जो सिल्क, यानी कि ये शुरू से ही जो है वो व्यापारी, जिसे आम जबान में कहते हैं उर्दू के अंदर व्यापार है ये, तो अपनी सिल्क लेके जो है ये अफ्रीका तक जाते थे। बीच में समंदर आते थे, बीच में दरिया आते थे, बीच में रेगिस्तान आते थे, पहाड़ आते थे, रेत के बड़े बड़े टीले आते थे, वो क्रॉस करते थे। ये मुश्किल उठाइए, ये कौम शुरू से मुश्किल उठा रही है। अच्छा, अब जो दूसरा जो एंगल है वो है गवर्नेंस का। देखिए, आप कभी भी ऐसे तरक्की नहीं कर सकते जब तक आपका पास प्रॉपर गवर्नेंस का और अकाउंटेबिलिटी का निजाम ना हो। यही चाइना है। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी है, 10,000 लोग उन्होंने टांगे, सही कहो। अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त है, फिर वहाँ Right, पे बिल्कुल, स्टेट agreed. मनी ही है। एक युआन जो है वो करप्शन का जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हम यहाँ पे कहते हैं छोटा है तो लिहाजा जाने दो उसको, और बड़े को, नहीं। हाँ छोटा और बड़े, corruption जी है, चाहे वो करप्शन छोटे करप्शन है पैमाने वो, पर, चाहे बड़े पैमाने यानी कि वो आपकी पूरी की पूरी नेशन को खा जाएगा। फिर तो आपको ये देखना होगा और इसको रोकना होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। अब आप दूसरे उस पर एक और एंगल पर आ जाएं, आप टेक्नोलॉजी देखिए। पाकिस्तान के अंदर जो ना, हर एक तो जंगी बुनियाद के ऊपर पिछले 70 साल से हम जंगी बुनियाद पे खड़े हैं, हमें हर चीज जंगी बुनियाद पे करनी होगी। अब इतनी हमें थोड़ा सा इकोनॉमी हमेशा सेंसिटिव सिचुएशन जी जी जी, हमने अक्सर बचपन से मैं भी ये सुनता आ रहा हूँ और आप भी सुनते आ रहे हैं एग्जैक्टली मुल्क बदतरीन मईशत के हालात से जबकि गुजर रहा उसके है। अंदर हमने हम तो वो कौम है जो मुश्किल के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। अगर पीसफुल हो जाए तो बाद दफा हम भी सोचते हैं कि क्या नॉर्मल है या नहीं है, जस्ट फॉर लाइटर नोट। तो अब पाकिस्तान ये इकोनॉमी को ट्रिगर करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, और दुनिया भी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। बस आप मिस कर बैठेंगे अगर आप 10-20 साल और रुके रहे। आपको आईओटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने तमाम प्रोडक्शन हाउसेस को जोड़ना होगा, अपने तमाम इकोनॉमी को जोड़ना होगा। अच्छा, इकोनॉमिक सेक्टर पाकिस्तान का कितना बड़ा, ये भी आप देख लें। टोटल $85 बिलियन का 300 में से $85 बिलियन 25 एक्सपोर्ट्स और 65 के करीब जो हैं ये इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के जो टोटल वॉल्यूम बनता है 80-85 से 90 के दरमियान में बन रहा है। ये $90 बिलियन का हमारा टोटल ट्रेड है। ये इसमें रेमिटेंसेस भी मिला ले सर, अभी मैं ये कहने वाला था, अभी इसमें रेमिटेंसेस और मैं रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट मिला के बताएं बेसिकली आप। हाँ, तो फिर 100 बिलियन कह लें हम। सही है। तो अगर हम 300 हैं, 300 बिलियन, तो 1/3 हमारा ट्रेड है, 1/3 हमारा ट्रेड है, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। ये गैप कम होना ये गैप कम होना चाहिए। ये गैप तभी कम होगा जब 20 करोड़ में से ज्यादातर जो आबादी है वो ट्रेड के साथ जुड़े, जो तिजारत के साथ जुड़े। और तिजारत हर शख्स नहीं कर सकता, तिजारत के लिए उसको असबाब देने होंगे। जो शख्स काम कर रहा है वो उस शख्स को ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेट और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम होता चला जाएगा। इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, इस पे बहुत कुछ बोला गया है, इस पे बड़ी बड़ी केस स्टडीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये होगा विल से ही, जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे। शुरू में हम गलती करेंगे, फिर हम गलती सुधारेंगे, फिर हम मीडियम पे होंगे और उसके बाद हम एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, आपने जो इंडिकेशन दी उसमें था नंबर 1 कंड्यूसिव पॉलिसीज एंड नंबर 2 इनोवेशन। इनोवेशन के साथ यानी कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इमर्ज करके फिर एक जो है वो एक हमें एक ऐसा एफर्ट करना है जिससे काम हो सके आगे। अच्छा, वो हर सेक्टर में आप चाह रहे हैं कि हर सेक्टर में हो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा और टाइम दे दें, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। इस वक्त 4-4.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत के आसपास हैं जिनके पास सैनिटेशन का निजाम नहीं है, बच्चे भी स्कूल से बाहर हैं, खवातीन के भी कुछ मसले हैं। ये सब लोग हैं ना, ये सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो ट्रेड का नीचे नहीं पहुंच पा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का नीचे नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस। अच्छा, गवर्नमेंट ने अपनी जानिब से एहसास प्रोग्राम, एहसास रोजगार, उससे एहसास रिलीफ मिले। पैकेजेस, देखिए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इनकम सपोर्ट है, वो इनकम एनहांसमेंट नहीं है। इनकम सपोर्ट, आपको एक चीज के लिए सपोर्ट दी जा रही है, ना कि एनहांस किया जा रहा है। ये जो जितने भी जो सोशल सेफ्टी नेट के प्रोग्राम है, दीज आर द प्रोग्राम्स फॉर द सपोर्ट। इमरजेंसी सूरत हाल है, बहुत बुरा हाल है, तो सपोर्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है।
लेकिन लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर, अच्छा ये कैसे मुमकिन है कि ये सारे के सारे प्रोग्राम एकदम से सेट हो जाए? मुमकिन नहीं है, आराम आराम से होंगे। नंबर 1, हमें थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। नंबर 2, इसके अंदर स्पीड टेक्नोलॉजी ही ला सकती है। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से हो जाएगी और फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, रीच हो जाएगी। अगर रीच नहीं हो पा रही है, मेरा प्रोग्राम। फारूक साहब, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली नो डाउट हमारे पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम चाहे एक मैसेज भी सर्कुलेट करना चाहें तो यूं आपको जो है वो ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे बिल्कुल आम हो जाता है वो, या फिर कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो हमारे पास मार्केटिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल मौजूद है सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो क्या वजह है जो हम अभी भी एक कॉम बनने के लिए, या लैक ऑफ आइडियाज़ हैं जो अभी तक नहीं ला पा रहे? क्योंकि अगर सिर्फ स्टार्टअप्स की बात की जाए, इस साल अगर स्टार्टअप्स का एक रेशो देखा जाए तो फिनोमिनल ग्रोथ पाकिस्तान में सिर्फ स्टार्टअप्स के हवाले से दिखाई देती है। इट मीन्स कि लोग मोटिवेटेड हैं, लोग चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, सामने आए, बिजनेसेस करें। फिर भी हमें, जैसे इन्होंने बताया कि सपोर्ट प्रोग्राम है, इन्हांसमेंट नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जानिब से कोशिशें करती है, तो क्या वजह है कि वन साइडेड कोशिश होती है, टू साइडेड नहीं होती? कहाँ लूप होल है? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये कि जो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ट्रेड के हवाले से बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड से जुड़ें, उसके लिए एकेडेमिया को साथ आना पड़ेगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स वहाँ के हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए, ताकि जब वो बाहर निकले वो नौकरी के ना सोचें, वो ये सोचें कि यार हमें नौकरी नहीं करनी, मुझे अपनी दुकान लगानी है या मुझे अपना एक ये काम शुरू करना है। एटलीस्ट 2 बंदों को नौकरी भी दिलाएगा, वो करेगा और अपना काम भी करेगा ऑटोमेटिकली। तो हमें उन स्टूडेंट्स को जो कि बाद में जिन्होंने अन्ना ने हुकूमत संभालनी है, हम उनकी पहले एकेडेमिया में ट्रेनिंग करें, उनको वो ओवरव्यू दें कि आपने क्या करना है उसको, ठीक है ना। ये पहली चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी, चाहे वो टेक्सटाइल्स की हो या किसी की भी हो, मास वाइज चंद एक के अलावा किसी ने वो एडवांस टेक्नोलॉजी अपने इंडस्ट्री में लेकर नहीं आए कि जी वो कह रहे हैं कि पुरानी मशीन से चल रहा है, चलाते रहो, ठीक है। तो ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी भी तरबियत की ज़रूरत है कि भाई इस मुल्क में अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी लाओगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिविटी होगी, इकोनॉमिकल चीज़ें होंगी, तो आप बेहतर प्रॉफिट भी कमा सकते हो और दूसरों के लिए भी ट्रेनिंग अच्छी होगी। लेकिन हमारी मेजॉरिटी 90% बिजनेसमैन जो हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें लेकर नहीं अपने आप को, दे हैव नॉट केप्ट देम अब्रेस्ट विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। में लॉस नहीं चाहिए ना बस, हाँ, प्रॉफिट में लॉस नहीं चाहिए। लॉस तो होता नहीं, प्रॉफिट में 2% लॉस भी नहीं चाहिए उनको। अगर कोई लॉस हो जाए, बोले मुझे बहुत लॉस हो गया, रातों की नींद उड़ जाती है। हालांकि प्रॉफिट कम होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है ना। हम ये एज ए मुल्क के लिए सोचें कि यार मुझे मुल्क को भी कंट्रीब्यूट कुछ करना है, मैं कमा तो रहा ही हूँ ना, तो जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह। हाँ राइट सर, डॉलर के ऊपर बात करेंगे। एक हायर फ्लाई हमें दिखाई दे रही है, 180 के हिस्टोरिक लो पे जो है वो रुपी अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर प्लीज जरा एक छोटा सा कमेंट है। सर देखिए, ये एक्चुअली नताशा ये सारा प्रेशर है हमारी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारी है, लोगों ने जो पैसे इस वक्त, उनको ये खतरा है कि लोगों ने अभी भी जो डॉलर्स की बाइंग है ना वो कर रहे हैं, उस चक्कर में कर रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता ये हो गया तो क्या होगा, फलाना क्या होगा, यूँ क्या होगा। हमारी इंपोर्ट्स जो बढ़ रही हैं, एक्चुअली देखिए एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी ना तो ये डेफिनेटली थोड़ा कम हो जाएगा। हमारी इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से, जो क्योंकि हमारा देखिए $14 बिलियन का तो हमारा तेल ही आता है, फिर हमारे पास जितने ग्रेन्स आते हैं, हमारी जो इंपोर्ट है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा इस वक्त है। हमारी आबादी इतनी बड़ी है, जो हम ग्रेन्स इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सेकेंडली पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये डॉलर जो बढ़ रहा है उस वजह से बढ़ रहा है ऊपर जो है। एग्जैक्टली चलें जी, मजीद कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को, लेकिन ये सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,30,500 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,11,880 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर ऑज $1928.1, ऑयल WTI पर बैरल $109.6, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $113.9। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वॉज 200 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 237.5, सेलिंग वॉज 240 रुपीज। US डॉलर बाइंग रही 181.4, सेलिंग वॉज 182.8। चाइनीज यॉन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 48 रुपीज, सेलिंग वॉज 48.8। यूएई दिरहम बाइंग एट 49.5, सेलिंग वॉज 50.2।
Kuwaiti dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35, and lastly Omani Riyal buying rahi 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 113 पर डॉलर पर बैरल। इट मींस कि यहाँ पे एक हायर साइड पे जो एक फियर है दोबारा बढ़ता हुआ आई गेस दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर हमें गोल्ड की प्राइस को भी देखें तो यहाँ भी हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं 130,000। इट मींस कि यहाँ पे गोल्ड जो है वो काफ़ी हद तक जो ऑब्वियसली सेफ हेवन है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा इसकी अभी प्राइस हायर साइड पे जा रही है पर तोला, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि लोकल मार्केट पे आ रहा है। और थर्ड थिंग इज़ दैट करेंसीज 182 आज इंटर मार्केट पे रेट है। डॉक्टर बिलाल से पूछते हैं, डॉक्टर बिलाल क्या कहेंगे, आज डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। अगेन इसके कई कॉन्टेक्स्ट हैं, और इसका जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है या वो लोग जिनकी डिमांड में डॉलर है तो वो डिस्करेज हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। और वैसे एक फिलोसॉफिकल बात याद आ रही है, हमने जो हमारे जो दोस्त ने जो कहा वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। एक किसी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर आपकी कदर, रुपए की कदर गिर रही है, इसका मतलब शायद ये भी है कि आपकी वैल्यूज़ और आपकी सोसाइटी की कदर भी गिर रही है। अगर वो कदर अच्छी हो जाए तो आपका निज़ाम ज़िंदगी अच्छा होगा, करप्शन कम होगी, ज़िंदगी अच्छी होगी और आपकी करेंसी की कीमत भी बढ़ेगी। ये तो खैर पॉलिटिक्स इसका फिलोसॉफिकल थोड़ा सा हाँ। मैं ये सोच रही थी कि चाइनीज ने भी एक इंटरनेशनली करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई है ना, कि उसमें ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करेंसी, तो उसके ऊपर भी मैं ऑब्वियसली एक अलग प्रोग्राम करना चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर भी आना चाहूंगी। उसके बारे में बताइए। डॉलर का तो बिल्कुल पॉलिटिकल जो एक सिचुएशन बना हुआ है, इसका सबसे पीछे तो वही हाथ है। दूसरा फिर जो ग्लोबल जो पार्टनर्स हैं ना, ग्लोबल पार्टनर्स, उनका भी इसमें अमल दखल शामिल है। और फाइनेंशियली अगर आप देखें जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके अंदर इस वक्त बूम आया हुआ है थोड़ा सा डॉलर परचेस का। एक वाइब फैल जाती है कि डॉलर खरीदो डॉलर खरीदो, एक एडवाइस आ जाती है जिसको वहाँ पे एक नाम दिया जाता है एडवाइस। तो उस एडवाइस के ऊपर वो, हालांकि लोकल एडवाइस होती है, वो 4 या 5 डिफरेंट कैफे कैटेरियाज में से निकलती है वो एडवाइस। तो सुबह जो है वो मंडी के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है और वो 3 दिन तक डॉलर खरीदो डॉलर खरीदो डॉलर खरीदो चलता रहता है। तो स्पेकुलेशन है जी, ये स्पेकुलेशन होती है। और अब मजीद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अब 1-1.5 महीने बाद जो है वो जो एक क्वार्टर निकल जाएगा, पिछली जो पेमेंट्स है वो हमारे पास आ जाएंगी, तो एकदम से ये नीचे बैठ जाएगा। लेकिन रेवोल्यूशनरी नहीं फिर बैठेगा, क्योंकि तेल की प्राइसेस और डॉलर में हम पे कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो कंपनसेट हो रहा होगा। तो लिहाजा इन नटशेल तसल्ली बख्श इतना फिर भी नहीं नीचे गिर पाएगा। उसके लिए फिर आपको वही ऑयल प्राइस के ऊपर भी प्लीज बता दीजिए ना। ऑयल प्राइस के ऊपर भी, तो ऑयल प्राइस तो डायरेक्टली लिंक है वो जो जंग के साथ, यूक्रेन की जो जंग है, और फिर अरब के साथ उसकी जो लिंक जल जाते हैं कि जाहिर है अरब कितनी अपनी प्रोडक्शन बनाएगा, वहाँ पे 40% जो है ना रशिया का है। और अच्छा, इसका हम इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना ऑयल हाइक्स के ऊपर परेशान खड़ी हुई है। इवन अमेरिका के अंदर ऑयल हॉक्स आ चुका है। ऑयल की जो डिमांड है वो रशिया जो है वो अपना फुलफिल नहीं कर रहा। अच्छा, इसका दूसरा हाल ये भी है कि चाइना के ईरान के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए, वहां से नहीं हटे। हाँ, अगर वहां से हटे तो ऑयल स्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। और वो मुल्क जो ईरान से और जो दीगर मुल्कों, ये जो पाबंदी वाले मुल्कों से, जिसमें रशिया भी शामिल है, यानी कि हमारा बराबर वाला मुल्क खरीद रहा है उनसे ऑयल, वहां पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरे अगर खरीदे तो इशू आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ग्लोबल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि ईरान के ऊपर से पाबंदी हटाए। हमारा इस्लामी मुल्क भी है और वो भी तरक्की करने का हक रखता है। बिल्कुल हक रखता है। चलें जी, वन लास्ट कमेंट फारूक साहब आपसे, बिल्कुल लास्ट, अगर गुफ्तगू को एक बॉक्स में बंद किया जाए आज के प्रोग्राम की, प्लीज़ उसके ऊपर लास्ट कमेंट करें। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आपको अपने जो रेवेन्यूज़ हैं, अपने अखराजात उसके अंडर रख के अगर आप काम करेंगे तो हमें नॉन डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा। अगर हमारी रेवेन्यूज़ बेहतर होंगे तो हमारी इकॉनमी भी अपने आप बेहतर हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोन्स लेकर घर का फर्नीचर खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी मीन्स में नहीं रहते। अगर मैं अपने रेवेन्यूज़ की मीन्स में रहूँ, लोन लेना बंद कर दूँ, एग्जैक्टली, तो हम थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने बिजनेसेस के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से और लूप होल्स जो कि एक हमारे मुल्क में दिखाई देते हैं या पॉलिसीज़ के अंदर दिखाई देते हैं, तो कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं उनकी इंडिकेशन के लिए आज हमने डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।